बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इससे पहले आप इस कहानी की 91 किस्तें सुन चुके हैं। अब 92 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। एक कार पर चढ़कर दीवार को फलांगने में मुझे जरा भी दिक्कत ना हुई और दूसरे ही लम्हे में होटल से बाहर था। लिबास वेटर का था, लेकिन अगर टोपी और कुछ मखसूस निशानात उतार कर फेंक दिए जाते तो फिर ये आम लिबास भी बन सकता था। चुनाचे मैंने सबसे पहला काम यही किया कि वो तमाम निशानात उतार कर फेंक दिए ताकि कोई मेरी जानिब खुसूसी तौर पर मुतवज्जो ना हो सके। कमरे से मैंने सिर्फ करेंसी अपने साथ ली थी क्योंकि ये मेरे लिए कारआमद हो सकती थी। और उसके बाद मैं रात की तारीकी में किसी नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़ा जहाँ से मुझे अपनी मजीद कार्रवाइयाँ अंजाम देना थी। मैं जानता था कि होटल स्टीयरिंग विंग में मेरी निगरानी के लिए जबरदस्त कार्रवाई की गई होगी, लेकिन ये बात किसी के वहमो गुमा में भी नहीं होगी कि मैं चंद घंटों के अंदर अंदर इस तरह होटल छोड़ दूंगा। और इससे ज्यादा मौजू और कोई तरीका कार नहीं था। बहरहाल मैं फिलहाल उन लोगों की दस्तरस से निकल आया था, लेकिन सबसे बड़ा मसला कि अब क्या करूं। ये सारा शहर ही मेरे लिए अजनबी था और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं पनाह ले सकता था। बेसरो सामानी की हालत में किसी होटल का रुख करना भी हमाकत ही थी। इस वक्त किसी की निगाहों में मुश्तबे होना भी मौत को दावत देना था। काफी देर तक मैं पैदल चलता रहा। स्टीयरिंग विंग की रौनकें बहाल थी जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया था। पैदल चलते चलते भी थक गया था। बहुत बारौनक इलाके थे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई शख्स मेरी जानिब मुतवज्जो नहीं हुआ था। इस तरह कब तक चलता रहूंगा, मैंने सोचा, और थोड़े ही फासले पर ट्यूब ट्रेन रेलवे स्टेशन के न्यून साइन जगमगाते नजर आ गए। किसी ख्याल के तहत मैं उसी तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर बाद मैं जेरे जमीन ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही है। बस दिल में एक ही ख्याल था कि यहाँ से निकल चलूं, इतनी दूर कि कोई पनाहगाह मुझे मिल सके। ज़हन पर ख्यालात की जलगार थी। ओली बावड़ ने एक बार फिर मुझे अपना शिकार कर लिया था और मैं उसके ठीक निशाने पर बैठा था जिससे मैं दर बदर हो गया था। मैं जानता था कि वो मेरी ताक में लगा हुआ है, लेकिन चूहे बिल्ली का यह खेल बड़ा ही दिलचस्प था। मैं बार बार उसके शिकंजे में आकर साफ निकल जाता था। उसकी कुछ मजबूरियां थी, वरना वो बराह रास्त मुझ पर हाथ डालने से न रुकता। लेकिन तकदीर भी ये फैसला कर चुकी थी कि मुझे उसके जाल में ना फंसने दे। फिलहाल तो मैं उसकी दस्तरस से बाहर निकल आया था। होटल के सिलसिले में न सिर्फ ये कि मिस्टर आइन शलायर या सन मैनी को ये बात मालूम होगी मैं कहाँ हूँ, बल्कि ओली बावड़ भी इस बारे में बखूबी जानता होगा और मुतमईन होगा कि मैं भी उसका कैदी ही हूँ। और जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो वो मेरे ताकुब में होगा और यकीनन उसकी मुजरमाना कार्रवाइयाँ मुझे ऐसी ही जगह ले जाएंगी जहाँ वो आसानी से मुझे अपना शिकार बना सके। लेकिन एक बार फिर उसकी शिकारगाह खाली रह गई थी और वो शिकार भाग निकला था। मुझे हंसी आ गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ओली बावड़, मुमकिन है तुम्हारा और मेरा ये खेल सारी जिंदगी चलता रहे और तुम मुझ पर कभी हाथ ना डाल सको। हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी मुझे अजीज है। तुम जैसा दुश्मन भला कौन खोना पसंद करेगा। मैं भी अपने आप को आजमाने के लिए इन रास्तों पर आया हूँ और मेरा ये सफर जारी रहेगा। मैंने एक नए अज़म के साथ सोचा कि तहजीब, तुम मेरी जिंदगी में बेकार ही दाखिल हुई थी। मैंने तो ये फैसला कर लिया था कि अपने आप को जिंदों में तसव्वुर ही ना करूंगा। दिल को भी मुर्दा कर लिया था मैंने, लेकिन इस मुर्दा दिल में जिंदगी की रमक न जाने कहां से पैदा हो गई। शायद ये तुम्हारी मुसलसल काविशों का नतीजा था कि तुम इस दिल में जिंदगी बेदार करने में कामयाब हो गई, वरना मैंने तो पहले ही मरले पर तुमसे धोखेबाजी की थी। दुनिया कुछ भी कहती रहे तहजीब, ये बात मेरे दिल में ईमान की तरह जिंदा है कि तुम मेरे खिलाफ कभी अमल नहीं कर सकती। हाँ तहजीब, मैं तुम्हारे रास्ते से बहुत दूर हट चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि जिंदगी में कभी तुमसे मुलाकात हो सके। अगर ना भी मिल पाऊं तो मुझे मजबूर समझकर माफ कर देना। ट्यूब ट्रेन बर्क रफ्तारी से अपना सफर तय कर रही थी और फिर वो आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई। यहीं मैं उतर गया। मैं नहीं जानता था कि ये कौन सी जगह है। जमीन दोज रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा तो हद्दे निगाह तारीकी और सन्नाटे का राज था। बहुत दूर काफी फासले पर एक रोशनी रवां दवां थी। गालबन कोई सड़क थी जो यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले से गुजरती थी। इसके अलावा इतराफ में कुछ नहीं था, और अगर था तो रात की तारीकी में नजर नहीं आ रहा था। ये गुजरती हुई सड़क कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन यहाँ से दूर निकल जाने की ख्वाहिश ने मेरे कदम उस सड़क की जानिब उठा दिए और मैं उसके और रेलवे स्टेशन के दरमियानी फासले को तय करने लगा। रास्ते सरसब्ज खेतों के दरमियान से गुजर रहे थे। मुझे कोई पगडंडी नजर ना आई तो मैं खेतों ही में घुस गया और पौधों को रूंधता हुआ बिलाकर सड़क के करीब पहुंच गया। चिकनी और शफाफ सड़क दूर तक फैली हुई थी। मैं उस सड़क पर पैदल सफर करता रहा।
तकरीबन 1 घंटे तक तेज रफ्तारी से चलता रहा। मजीद चलता रहता अगर मुझे एक धुंधली सी रोशनी नजर न आ जाती। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ उस रोशनी के करीब पहुंच गया। ये एक छोटा सा ट्रक था जिसका बोनट खुला हुआ था और एक गंदा और मजहूल सा ड्राइवर उस बोनट पर झुका हुआ था। उसने बैटरी में वायर लगाकर एक बल्ब रोशन कर लिया था और उसे बैटरी के पास ही टिका दिया था। इस रोशनी में वो इंजन की कोई खराबी दूर करने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैं उसकी बुड़बुड़ाहट सुन रहा था लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। चंद लम्हात के बाद उसने रोशनी के वायर बैटरी से निकाले और बैटरी के टर्मिनल फिट करने के बाद बोनट बंद कर दिया। तब वो मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ। अरे तुम फिर आ गए, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। अकल आ गई होगी, उतरने की जरूरत ही क्या थी, अजीब आदमी हो, वो बुड़बुड़ाते हुए बोला और आगे बढ़कर स्टीयरिंग पर जा बैठा। मैं सर खुजा रहा था कि कौन चला गया, कौन उतर गया। ये बात मेरी समझ में ना आ सकी लेकिन एक नया ख्याल मेरे जहन में पैदा हो गया था। मैंने पीछे हटकर ट्रक के अगली हिस्से में झांका। कुछ कार्टन ट्रक के पीछे लदे हुए थे, उन पर मोनोग्राम भी बना हुआ था लेकिन रात की तारीकी की वजह से मोनोग्राम पढ़ा नहीं जाता था। बूढ़े ने स्टीयरिंग पर बैठकर सेल्फ लगाया और ट्रक स्टार्ट हो गया। उसके मुंह से मुसर्रत की कलकारी निकली और उसने कहा, अब बाहर ही मरते रहोगे या अंदर भी आओगे, मुझे देर हो रही है। मैं फुर्ती से घूमकर दूसरी जानिब से बूढ़े के बराबर सीट पर बैठ गया था। ट्रक स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। मैं खामोश था। बूढ़ा मुतमईन अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक चटपटी सी शीशी निकाली और उसका काक खोलकर 2-3 घूंट लेकर शीशी दोबारा जेब में रख ली। मैं कहता हूँ उतर क्यों गए थे तुम, क्या समझते हो तुम, बूढ़े ने सवाल किया। मैंने आहिस्ता से कहा और बूढ़े ने चौंक कर मुझे देखा। चंद लम्हात देखता रहा और फिर उसने ऊपर लगी हुई रोशनी का बटन ऑन किया और मुख्तसर से हिस्से में तेज रोशनी फैल गई। उसने मेरी शक्ल देखी और चौंक पड़ा। अरे तुम वो नहीं हो। कौन, मैंने ठंडी सांस लेकर सवाल किया। तुम कौन हो, बूढ़े ने कहा। एक परेशान हाल मुसाफिर, किसी हमसफर की तलाश थी। वो सारे मुसाफिर इसी ट्रक में आ मरे हैं, कोई और भी रास्ता देख लिया होता। मैं समझा तुम वही हो। वही कौन? वो बेवकूफ भी शहर के आखिरी किनारे से मेरे ट्रक में सवार हुआ था। हाथ जोड़कर लिफ्ट मांगी थी, वरना मैं किसी ऐसे को लिफ्ट देने का आदी नहीं हूँ। बैठा रहा, थोड़ी देर तक फजूल बातें करता रहा। नीम खपती सा मालूम होता था। फिर दफातन मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, उस तरफ रोक दो, बहुत जरूरी काम है। यहाँ से थोड़े ही फासले पर वो ट्रक रुकवा कर नीचे उतर गया था और मैं उसे गालियां देता हुआ आगे बढ़ गया था। फिर क्वाइल के वायर ढीले हो गए और इंजन बंद हो गया। मैं समझा कि तुम वही हो और दोबारा वापस आ गए हो। मगर तुम कौन और कहाँ जाओगे? आप कहाँ जा रहे हैं मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग? मैंने बड़े शाइस्ता अंदाज में सवाल किया और बूढ़े ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। ठीक है, तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम शरीफ आदमी हो। चलते रहो, कोई बात नहीं। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हें पहुँचा दूंगा। ये सड़क ऐसी सिमत जाती है, मुख्तलिफ शाखें नहीं है इसकी, बूढ़े ने कहा और एक बार फिर जेब से वो चिपटी सी शीशी निकाल कर उसकी तिलछट सी मैदे में उतार ली। उसके बाद उसने शीशी बाहर उछाल दी। मैं तकल्लुफ़ात का कायल नहीं हूँ और फिर जो चीज़ किसी को दी नहीं जा सकती उसके लिए तकल्लुफ़न पूछना भी मुनासिब नहीं होता। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और स्टीयरिंग पर उसका हाथ लहरा गया। बिल्कुल, आपके अफ़कारात व ख्यालात बेहतरीन हैं, लेकिन जरा स्टीयरिंग पर ध्यान रखो। बूढ़ा आंखें बंद करके हंसने लगा। फिर उसने कहा, अगर मैं स्टीयरिंग छोड़कर आंखें बंद करके सो जाऊं तब भी ट्रक अपने रास्ते पर रवां दवा रहेगा। उसके बाद वो आंखें बंद करके हंसने लगा। मैं बुखलाए हुए अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। ट्रक वाकई सीधा जा रहा था और इस वक्त उसमें कोई गड़बड़ पैदा नहीं हुई थी। लेकिन बेहतर ये होगा मेरे मुअज़्ज़ज़ साथी कि तुम आंखें बंद ना करो और सोने की कोशिश मत करो। मंजिल पर पहुंचकर ही सोना बेहतर होता है। वाह, क्या उम्दा ख्यालात हैं तुम्हारे, ज़हीन आदमी मालूम होते हो, बूढ़ा आंखें फाड़ कर बोला और मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। उसे चढ़ रही थी और ये सारी बातें उसी का नतीजा थी। मैं सीट से पुश टिकाए आंखें बंद किए बैठा रहा और बूढ़ा ड्राइविंग करता रहा। फिर बूढ़े के हल्क से एक अजीब सी आवाज़ निकली और ब्रेक पर उसके पाँव का दबाव बढ़ गया। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद मैं सूरत हाल को पूरी तरह समझ भी ना पाया था कि एक खौफनाक धमाका हुआ। मेरे चारों तरफ रोशनी फैल गई। ये रोशनी आंखों के सामने नहीं थी बल्कि दिमाग में थी। शायद मेरे सर में चोट लगी थी। दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें बंद हो गई और होशो आवाज रुखसत हो गए। शायद कोई हादसा हो गया था। ये आखिरी एहसास था जो मुझे हुआ और उसके बाद कुछ होश न रहा। न मालूम कितनी देर बाद आंख खुली। मेरा सर घूम रहा था और आंखों के सामने धुंधलाहट फैली हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये धुंधलाहट छटती चली गई।
पूरी तरह होश आया तो देखा कि मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरे करीब 3 आदमी मौजूद हैं। ये तीनों शक्लें मेरे लिए अजनबी थी। एक अधेड़ उम्र आदमी था, दूसरा उससे किसी कदर कम उम्र का मालिक और तीसरी एक उम्र रसीदा औरत। उन्होंने मुझे होश में आते देखा तो औरत आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंच गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? मैंने उसके चेहरे पर गौर किया। सख्त गिरी उसके चेहरे से आया थी, लेकिन बज़ाहिर वो अपने आप को नरम खू जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कमजोर लहजे में उसे बताया कि मैं ठीक हूँ। औरत ने जल्दी से दरवाजे की तरफ रुख करके कहा, जल्दी करो, इसके लिए दूध लाओ। उनके इशारे पर दूध पी लिया। सामने लगी दीवार गिर घड़ी में 4 बज रहे थे। यकीनन शाम का वक्त था। इसका मतलब था कि मैं काफी देर तक बेहोश रहा था। मैं सूरत हाल से चूंकि वाकिफ नहीं था और ये नहीं जानता था कि ये लोग कौन है, इसलिए मैंने इनसे कोई सवाल करना भी मुनासिब नहीं समझा। सर पर पट्टी बंधी हुई थी जिसकी गिरफ्त महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि इससे क्यों ना फायदा उठाया जाए। दिमाग पर चोट लगी है और अगर ये लोग सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुझे यहाँ लाए हैं तो सूरत हाल जानने के बाद इनका शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर कोई और ही मसला है तो फिर जैसा भी हो, जो कुछ भी सामने आए। मुअम्मर शख्स ने मुझे आराम करने के लिए कहा और उसके बाद वो औरत की तरफ रुख करके बोला, मैंने कहा था ना तुमसे कि सब ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, मैं इसके पास रहूंगा। दिल चाहे तो रहो, वरना बेहतर ये है कि इसे आराम करने दो। आराम करेगा तो कुव्वतें बहाल हो जाएंगी। हाँ डैनी, तुम इसे इंजेक्शन दे दो, ये बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के बाद मेरे बाजू में इंजेक्शन की सुई चुभी और मैं मुंह बनाकर रह गया था, लेकिन उसके बाद ज़हन खासा पुरसुकून हो गया था। बेहोशी नहीं हुई थी, बल्कि एक तरह की सुकून अमेज कैफियत बन गई थी। फिर मैंने टेलीफोन पर नंबर डायल करने की आवाज़ सुनी। थोड़ी सी गर्दन घुमाकर देखा तो औरत टेलीफोन पर किसी से बातें कर रही थी। अल्फाज तो मेरी समझ में ना आ सके, लेकिन चंद लम्हे के बाद औरत ने डैनी की तरफ रुख करके कहा कि टेलीफोन पर बात करे। डैनी भी टेलीफोन पर किसी से बातें करने लगा। उसका लहजा कुदरती तौर पर तेज था। चुनाचे मैंने उसके अल्फाज सुने। वो मेरे उसूल की दास्तान दोहरा रहा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग जॉन स्टूडेंट से कोई अहम काम लेना चाहते हैं और उसके लिए उसे किसी दूसरे मुल्क भेजना चाहते हैं। मैं खुश हो गया। अगर इस तरह मुझे इस मुल्क से निकलना नसीब हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। आवड़ के सारे प्रोग्राम फेल हो जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब नए किरदार को मेहनत से निभाऊंगा। सुकून के ये लम्हात मेरे लिए बड़े गनीमत थे। उस वक्त रात हो चुकी थी जब कुछ लोग मेरे पास पहुंचे। उनमें वो मुअम्मर शख्स भी शामिल था। बाकी तमाम चेहरे इस वक्त भी अजनबी थे। उनमें से एक ने बगौर मुझे देखते हुए कहा, यूं महसूस होता है जैसे अब तुम इंतहाई बेहतर हालत में हो। मिस्टर जॉन स्नोडन, तुम्हें एक खास मकसद के तहत जेल से फरार करा के यहाँ तक लाया गया है। तुम्हारा क्या ख्याल था? जेल से फरार होने में तुम्हारी अपनी कोशिशों का दखल है? दरअसल तुम्हारे बारे में हमें इतला मिली थी कि तुम 13 साल की सजा भुगत रहे हो, लेकिन जरा गौर करो उस बेचारी लड़की पर जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ गंवा बैठी है। मेरा ख्याल है तुम्हें ठीक ठाक होकर उसके पास पहुंचना चाहिए। समझे? बेहतर है उठकर बैठ जाओ और हमसे ताउन करो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे माजी से बखूबी वाकिफ हैं और अगर तुमने हम में से किसी के साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं खामोशी से उनकी शक्लें देखने लगा। मेरा नाम जॉन स्टोडन लिया गया था। मुझे जॉन स्टोडन बनने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन मालूम तो हो कि इन लोगों का मकसद क्या है। मैंने इनमें से किसी से कोई तारुज नहीं किया और उसके बाद मुझे मेरे काम की तफसीलात बताई जाने लगी। कोई बिल्कुल ही अनोखा मामला था। समझ में नहीं आता था कि क्या चक्कर है, लेकिन मैंने दिल में ये फैसला कर लिया था कि इन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करूंगा और इस मौके से पूरा फायदा उठाऊंगा। हैरत सिर्फ इस बात की थी कि जिस शख्स को जेल से फरार कराया गया था उसकी शक्ल ये लोग क्यों नहीं पहचानते थे और तमाम के तमाम आने वाले मुझे आसानी से जॉन स्टोडन क्यों तस्लीम किए जा रहे थे। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उस मुअम्मर शख्स ने कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर स्टोडन को इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं होगा और फिर बात ही कौन सी पेचीदा है। थोड़ा सा मेकअप करके इन्हें एक शख्स की शक्ल इख्तियार करना होगी और उसके बाद ये अपना काम अंजाम दे देंगे। जब ये अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें हर तरह की आज़ादी हासिल होगी और इनके लिए कोई मुश्किल ना रहेगी। क्यों मिस्टर स्टोडन, क्या तुम्हें इस तमाम कार्रवाई पर कोई एतराज है? नहीं, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। गुड, वेरी गुड। तो मैडम आप स्टोडन को इसका किरदार बखूबी समझा दें। इसे वही करना है जो इससे कहा जा रहा है और किसी भी तौर इससे इनहराफ इसके लिए मौत का बायस बन सकता है। जेल से फरार होते हुए 2 अफराद का कत्ल मामूली बात नहीं। पहले ही कौन सा कम जुर्म था इसका, और अब इन 2 अफराद के कत्ल के बाद इसे यकीनन इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया जाएगा। लेकिन जिंदगी बचाने की जिद्दोजहद जरूरी चीज होती है।
आप लोग हमारे प्रोग्राम से मुतमईन रहें। मुअम्मर शख्स ने दूसरों से सवाल किया और उन्हें असबात में जवाब दे दिया। तो फिर आइए, हमारा आदमी मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैडम, आप स्टूडेंट से गुफ्तगू कीजिए। तमाम के तमाम बाहर निकल गए। मुअम्मर औरत मेरे सामने बैठ गई और फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई। ये कहानी बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब थी। मामला सारे के सारे उलझे हुए थे, लेकिन इस कहानी से ये पता नहीं चलता था कि वो शख्स जिसे जेल से फरार कराया गया था इन लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी क्यों था, और इनमें से कोई इसकी शक्ल क्यों नहीं पहचानता था, या फिर उस काम के लिए जेल से एक शख्स को फरार करा के उसी के सुपुर्द ये जिम्मेदारियां करना क्या मायने रखता था। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि इन लोगों के साथ जिस हद तक भी हो सका ताउन करूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी आज़ादी यकीनी थी। चुनांचे मैंने अपने आप को इनके सुपुर्द कर दिया, वो जहाँ चाहें मुझे ले जाएं। जब मेरे चेहरे पर एक अजनबी मेकअप किया गया तो काफी हद तक इत्मीनान नसीब हुआ कि अब मेरी असल शक्ल को जानने वाले भी मुझे पहचान नहीं सकेंगे। मेकअप तो किसी चेहरे पर भी कर दिया जाए तो उसे तब्दील शुदा हालत में दूसरों से रोशनास होना है, और फिर चूंकि मेरी नई हैसियत बता दी गई थी इसलिए मैं मुतमईन था कि अपना काम बखूबी पूरा कर सकूंगा। इस तरह मुझे यहाँ से निकलने के मौके भी मिल रहे थे। उनमें से किसी शख्स का नाम मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ से रवाना होने से पहले इन लोगों ने मुझे अच्छी तरह हदायत दे दी थी और बताया था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किस होटल में क़याम करना है। ये भी बता दिया था मुझे कि जाते वक्त सिर्फ चाबी वापस करना होगी। मेरा पासपोर्ट अलमारी में लटके सूटकेस जेब में मौजूद था, पर्स पतलून की जेब में है और मेरे पास मौजूद करेंसी को महफूज कर दिया गया है। ये भी एक अनोखी बात थी कि उन्होंने मेरी जेब में मौजूद करेंसी पर गौर नहीं किया था कि इतनी तादाद में ये करेंसी कहाँ से आई। सूरत हाल चूंकि मेरे खिलाफ नहीं थी, इसलिए मैं उनसे मुकम्मल ताउन करने लगा। मुझे उस कमरे से निकाल कर एक दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। अब मैं पुरसुकून था। चेहरे पर मेकअप हो जाने की वजह से मुझे ये खौफ भी नहीं रहा था कि वो लोग मेरी सूरत पर गौर कर सकते हैं। बूढ़े ट्रक ड्राइवर की मौत का मुझे अफसोस था, बेचारा मेरी वजह से मारा गया। उसके कुछ अल्फाज मुझे याद आ रहे थे। कोई शख्स उसके ट्रक में बैठा था और फिर कहीं रास्ते ही में उतर गया था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो वही शख्स जॉन स्टूडेंट था। वो कहाँ गया, दोबारा इन लोगों के हाथ लगेगा या नहीं, ये सारी बातें सोचना जरूरी थी, लेकिन मैं इन पर ज्यादा गौर नहीं कर रहा था। मुझे तो सिर्फ अपने मकसद से गर्ज थी। इनका काम करके अगर इस इलाके से निकल जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर बात होगी। इस तरह ओलिव हार्वर्ड से मेरा पीछा फिलहाल छूट जाएगा, बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। नए कमरे की खिड़की से मैंने बाहर झांक कर देखा। मौसम खुशगवार था। थोड़ी देर तक मैं वहां खड़ा रहा और उसके बाद वापस आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। मेरा अजनबी चेहरा मेरे सामने था। दरमियानी उम्र, बड़ी सी नाक, चुंदियाई हुई आंखें, जबड़े बाहर को उभरे हुए। मैं अपने लिए बिल्कुल अजनबी था और जो लिबास मैंने ज़ेब तन किया वो नहायत नफीस था। दीगर तमाम सामान भी दुरुस्त था। पासपोर्ट, बटवा, लाइसेंस, 2-3 सूट, जूते, टाइयां, कमीज वगैरह। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर उसी मुअम्मर औरत से मुलाकात हुई जिसे सिर्फ मैडम के नाम से याद किया जाता था। नाश्ता उसने मेरे साथ ही किया था। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो कहने लगी, जॉन स्टूडेंट, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारा नाम रूटर है, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पर तुम अपना नाम देख चुके होगे। बेहतर यह है कि आज शाम को 7 बजे अपना टिकट फिजाई कंपनी से वसूल कर लो। जहाज 7:45 बजे रवाना होगा। मगर मुझे जाना कहाँ है मैडम? इस सिलसिले में अभी कोई सवाल ना करो, वक्त पर सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि आपकी हदायत पर अमल करूंगा। शाम को 6:30 बजे मैंने सामान वगैरह बांधा और उनकी हदायत के मुताबिक इस इमारत से बाहर निकल आया। मुझे ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि इमारत कौन सी जगह है और मैं शहर के किस हिस्से में हूँ। बस नीचे आकर मैंने एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। रिजर्वेशन पर मैंने अपना नाम बताया तो फर्स्ट क्लास का एक टिकट मुझे मिल गया और यहाँ मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी मंजिल एम्स्टर्डम थी। इस तरह यहाँ से निकल जाऊंगा इसका गुमान भी नहीं था। जहाज में सफर करते हुए मैं अपनी इस खुशबख्ती के बारे में सोच रहा था। ज़हन के पर्दों में कई बार तहजीब का नाम टकराया था, लेकिन मैंने अब सब्र करना सीख लिया था। एम्स्टर्डम के शानदार हवाई अड्डे पर मेरे इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अपना सामान वसूल करके जब मैं बाहर आया तो ढले हुए शानों वाले एक अच्छी शक्लो सूरत के आदमी ने मेरा इस्तकबाल किया। मिस्टर रूटर, बहुत अरसे के बाद आपको देखना नसीब हुआ। आप मुझे यकीनन नहीं पहचानते होंगे। मेरा नाम हार्लिस है। आइए, गाड़ी मौजूद है। मैं खामोशी के साथ उसके साथ आगे बढ़ गया और एक शानदार लैमोजीन कार में जा बैठा। सफर के दौरान हार्लिस ने कहा, आपको अपना मकान पसंद आएगा मिस्टर रूटर। समंदर के किनारे पहाड़ियों के ऊपर एक तन्हा मकान,
तकरीबन 50 मिनट का सफर तय करना पड़ा था। उसके बाद लैमोजीन पहाड़ी पर एक खूबसूरत बंगले के करीब रुक गई। हार्लस ने कहा, आप अंदर तशरीफ ले जाइए, मैं वापस जाता हूँ। मैंने इत्मीनान से अपना सूटकेस उठाया और नीचे उतर गया। मेरे लिए और कोई हदायत तो नहीं? मैंने पूछा। नहीं, उसने सर्द और खुरदरे लहजे में जवाब दिया और गाड़ी में बैठकर उसे रिवर्स करके वापस ले गया। बरामदे में एक खूबसूरत सी 30-32 साल औरत मेरी मुंतजिर थी। मैं आगे बढ़ा तो वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो लक्की रूटर है, यानी मेरी बीवी। लक्की रूटर से जुदाई की तवील दास्तानें सुनने के बाद जब किसी कदर फरागत हासिल हुई और मुझे गुस्ल करने का मौका मिला तो मैं दिल ही दिल में यही सोचता रहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक है। मैं हॉलैंड पहुंच चुका हूं और मेरी मंजिल अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं। हॉलैंड में भी अमेरिकी यहूदियों की तादाद काफी ज्यादा थी और मैं हॉलैंड के सबसे बड़े शहर एम्स्टर्डम में रहकर अपने काम का आगाज कर सकता था। काश तहजीब मालिक एक्स भी हॉलैंड मेरे साथ ही आती। वहां से निकल आने की खुशी थी, लेकिन दुख तहजीब के ना होने का था। और अब ये खातून यानी लकी रूटर मिल गई थी। बज़ाहिर तो संजीदा तबीयत की मालिक थी, लेकिन बहरहाल बीवी थी और बीवी के शोर पर बहुत से हकूक होते हैं। अगर अभी उनसे इनहराफ करके एम्स्टर्डम की हुसीन दुनिया में खो जाऊं तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन फौरी तौर पर कदम जमाना कठिन साबित होगा। चुनाचे क्यों ना कुछ वक्त यहाँ पर भी गुजार लिया जाए। जो दास्तान मुझे मैडम ने सुनाई थी उसमें ये तफसील तो नहीं थी कि मेरी हैसियत क्या है, सिर्फ उनके अपने मकासद इस दास्तान में झलकते थे और ये पता चलता था कि कदम कदम पर वो मुझसे क्या चाहती हैं। गुस्ल खाने से निकलने के बाद मैंने एक खूबसूरत लिबास पहना और अपने उस खुशनुमा मकान में आ बैठा जहाँ लकी रूटर ने मेरे लिए फूल ही फूल खिला दिए थे। वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। काफी अरसे के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। मैं कहाँ था और क्यों था, इसके बारे में मुझे चंद ही बातें बताई गई थी जिन्हें उसके सामने बयान करके मैंने उसे मुतमईन कर दिया था। वो बेहद खुश थी। कारोबार के बारे में तफसीलात बता रही थी, अपने मिलने जुलने वालों के साथ बीते हुए वाकयात की तफसील बता रही थी और मैं सब्र और सुकून से सब कुछ सुन रहा था। डियर रूटर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह वापस आओगे। उसने कहा, मैं तो ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी तुम्हारे बारे में। मैं यूं महसूस कर रही हूँ जैसे ये सब कुछ एक ख्वाब है और मेरी आंख खुल जाएगी। नहीं, तुम जानती हो हनी कि मैं कैसी कैसी मुश्किलात का शिकार रहा हूँ। ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल गैर मुतवाज़िन हूँ। कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। हाँ, अगर याद थी तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बातें, यही सब कुछ मेरी जिंदगी थी, वरना शायद मैं मर जाता। वो जज्बाती होने ही वाली थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। किसी ने उसे फोन किया था। फोन बंद करने के बाद उसने बताया कि वो जीनी फेस फील्ड थी, उसकी एक सहेली। मैंने उसे ये खुशखबरी नहीं सुनाई। क्यों ना हम उसके पास अचानक जाकर उसे हैरान कर दें। वो तुम्हें देखेगी तो हैरान रह जाएगी। क्या ख्याल है? उसने कहा, नहीं, जरा होशियारी से काम लो डियर। पोजीशन अभी बेहतर नहीं है। जिन लोगों से मेरा टकराव हुआ है वो यकीनन मेरी ताक में होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ दिन खामोशी से गुजार दिए जाए, फिर हम अपने मिलने जुलने वालों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर देंगे। जैसा तुम पसंद करो। लेकिन क्या हम शहर में भी नहीं निकल सकेंगे? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।